सो बच्चों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज आर्टिकल 246। सर इससे पहले हमने पढ़ा था आर्टिकल 265। सर वो क्या था? तो बच्चों वो क्या था कि गवर्नमेंट के अलावा या किसी रिस्पेक्टिव अथॉरिटी के अलावा कोई भी टैक्स इनके अलावा कलेक्ट नहीं कर सकता पब्लिक से। अगर हमने किया तो कोई पे करेगा क्या? नहीं करेगा। तो वो राइट्स कहाँ पे लिखा था? आर्टिकल 265 में। अब मान लो बच्चों ऐसा कोई सिचुएशन आया कि स्टेट गवर्नमेंट भी पैसा कलेक्ट करना चाहता है हमसे या सेंट्रल गवर्नमेंट भी पैसा हमसे कलेक्ट करना चाहता है, कुछ भी इश्यू हो गया, तो इनका जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व कैसे होगा? क्या इसका कोई सोल्यूशन है क्या? तो बच्चों आंसर इज यस। तो इसका भी सोल्यूशन कहाँ पे लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 246 में इसका भी निवारण दिया गया है। क्या दिया गया है? देखो आर्टिकल 246 क्या कहता है कि अगर कोई स्टेट का पैसा कोई सेंट्रल का पैसा है या कुछ इश्यू होता है तो वो कैसे डील किया जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 246 शेड्यूल नंबर बच्चों 7 में लिखा गया है। क्या लिखा गया है कि इस सोल्यूशन को 3 पार्ट में या हम कह सकते हैं 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। कैसे? लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट, लिस्ट 3 कंकरेंट। तो अगर एग्जाम में इसको भी लेके ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, खास करके जो यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे और जिसने ऑप्शन में कॉमर्स सब्जेक्ट लिया है। ठीक है, तो याद रखना आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में शेड्यूल नंबर 7 में 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। लिस्ट 1 किसको लेके है? यूनियन। लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट और लिस्ट 3 क्या है तुम्हारा? कंकरेंट। ठीक है, तो जो लिस्ट 1 में है और वो कौन सा लिस्ट है बच्चों? यूनियन लिस्ट। इसमें क्या लिखा गया है? एंट्री नंबर 82 गिव्स अ पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू लेवी टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर को छोड़ के बाकी जितना भी इनकम होगा वो कौन डील करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। कहां पे? लिस्ट 1 में लिखा गया है। कौन सा आर्टिकल? 246। कौन सा शेड्यूल? शेड्यूल नंबर 7। क्लियर बच्चों? लिस्ट 2 किसको लेके है? स्टेट लिस्ट। इसमें क्या लिखा गया है? एंट्री नंबर 46 वहां पे लिखा गया है गिव्स अ पावर टू स्टेट गवर्नमेंट टू लेवी टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। अब बोले कि सर एग्रीकल्चर पे कहां टैक्स होता है? पॉइंट है, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन जहां पे स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर के बेसिस पे टैक्स कलेक्ट कर सकता है, जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। बट आपको ध्यान में क्या रखना है कि आर्टिकल 246 में शेड्यूल नंबर 7 में, ठीक है, ये मेड को सॉल्व करने के लिए क्या संविधान है या क्या हम कह सकते हैं सोल्यूशन है? 3, लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3। लिस्ट 1 क्या कहता है? यूनियन लिस्ट, मतलब कि एग्रीकल्चर को छोड़ के बाकी जितना भी इनकम जो लेवी होगा वो कौन कलेक्ट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। कहां पे लिखा है? एंट्री नंबर 82 में। लिस्ट 2 जो हमारा स्टेट लिस्ट है इसमें क्या लिखा है? एंट्री नंबर 46 में गिव्स अ पावर्स टू स्टेट गवर्नमेंट टू लेवी टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। और जो हमारा जो लिस्ट 3 है वो क्या कहते हैं बच्चों? हमारा कंकरेंट लिस्ट, विच मीन जहां पे कुछ भी ऐसे लेजिस्लेशन आ गए या कुछ भी ऐसे मुद्दे आ गए तो यहाँ पे बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट क्या करेंगे? रिजॉल्व करेंगे। बट ऐसा पॉसिबल है क्या सर कि कुछ मैटर आ गया जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी मैटर रिजॉल्व करने में लगा है और स्टेट गवर्नमेंट वाले भी? यस बच्चों, ये ऐसा हो सकता है। बट कहां पे लिखा है? आर्टिकल 254 में लिखा गया है कि अगर कोई ऐसे सिचुएशन आते हैं जहां पे स्टेट गवर्नमेंट को भी आना पड़ता है या सेंट्रल गवर्नमेंट को भी आना पड़ता है ना, तो ये हो सकता है अगर आर्टिकल 254 में इसको लिखा गया है कुछ सब्जेक्ट मैटर को लेके। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है? सोर्स ऑफ पावर। तो याद रखना कि कोई भी गवर्नमेंट मेरा पैसा करता है, बट क्यों करता है? बिकॉज ये लिखा गया है। कहां पे लिखा गया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। क्या उसका डेफिनेशन कंडीशन क्या करता है? सोर्स ऑफ पावर, दैट इज आर्टिकल 246 में लिखा गया है। कहां पे? शेड्यूल नंबर 3 पे लिखा गया है, जिसको हम 3 पार्ट में कैटेगराइज किए गए। पहला लिस्ट 1 दैट इज यूनियन लिस्ट,
सेकेंड लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट, और थर्ड है आपका कंकरेंट। लिस्ट 1 में एंट्री नंबर 82 क्या कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन कलेक्ट टैक्स अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट क्या कहता है कि स्टेट लिस्ट मतलब स्टेट गवर्नमेंट कैन कलेक्ट टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम रिगार्डिंग टू सर्टन एक्सेप्शन। और लिस्ट 3 क्या कहता है कंकरेंट लिस्ट, विच मीन्स अगर कुछ ऐसे मैटर आते हैं जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके इसको रिजॉल्व एक लेजिस्लेशन करके पास कर सकते हैं। बट ये कहां पे लिखा है आर्टिकल 254, ये रहा। ठीक है बच्चों, तो याद रखना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 265 का मीनिंग या कंटेंट अलग था, आर्टिकल 246 का मीनिंग और उसके कंटेंट अलग थे, और आर्टिकल 254 का मीनिंग और उसके कंटेंट अलग थे। ठीक है, सो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हर एक लेवल के लिए। ठीक है, जैसे बच्चों आप यहां पे देख सकते हो क्या लिखा है यहाँ पे बच्चों, असेसमेंट ईयर सेक्शन 2 सबसेक्शन 9, और सेक्शन कैसे पढ़ा जाता है ये भी मैंने हमारे प्रीवियस लेक्चर में डिस्क्लोज किया है। कैसे पढ़ा जाता है, सेक्शन सबसेक्शन क्लॉज सब क्लॉज। ठीक है बच्चों, सो असेसमेंट ईयर सेक्शन 2 सबसेक्शन 9, सर ये क्या होता है, और उसके नीचे बच्चों क्या लिखा है प्रीवियस ईयर सेक्शन 3, क्या होता है ईयर। तो बच्चों याद रखना, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे एज्यूम करते हैं, हमारा एज्यूम नहीं करते, हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर बच्चों क्या चल रहा है, हमारा करंट फाइनेंशियल क्या चल रहा है 2024-25 चल रहा है। इसे हम क्या कहते हैं फाइनेंशियल ईयर, या क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर भी कहते हैं टैक्स के फॉर्म में। ठीक है, इस ईयर हम जो भी इनकम अर्न करेंगे, ठीक है, अगर इसको मैं और ब्रीफ करूं तो इसका डेट कैसा होगा 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025। इसको हम ऐसे लिख देंगे बिकॉज हम अकाउंट्स के बच्चे भी हैं। ठीक है, सो इस ईयर में हम जो भी इनकम अर्न करेंगे, ठीक है, अब इनकम अर्न किया है तो भैया टैक्स भी आएगा। ठीक है, तो इस ईयर में हम जो भी इनकम अर्न करेंगे उसका जो टैक्स लाइबिलिटी आएगा पे करने का वो कब आएगा नेक्स्ट ईयर। तो बच्चों अगर मेरा नेक्स्ट ईयर क्या आएगा 24-25 का 2025 एंड 26, बराबर है ना। अगर मैंने 24-25 में अगर इनकम अर्न किया है तो वो जो मैंने इनकम अर्न किया है उसका जो टैक्स कैलकुलेशन होगा वो कब हम पे करेंगे नेक्स्ट ईयर। तो 24-25 के बाद नेक्स्ट ईयर क्या आएगा 25-26, तो ये 25-26 को हम क्या कहते हैं असेसमेंट ईयर कहते हैं, विच मीन्स द ईयर इन विच एसएससी पे द टैक्स और फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है बच्चों, अगेन रिपीटिंग, हमारा करंट ईयर क्या चल रहा है 2024 एंड 25, इसको हम लिखते कैसे हैं 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025। इसको हम क्या कहते हैं फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं या प्रीवियस ईयर भी कहते हैं एज पर सेक्शन 3। ठीक है, अब इस ईयर में हम जो भी इनकम अर्न करेंगे वॉट एवर इनकम वी विल अर्न, ठीक है, उसका जो टैक्स लाइबिलिटी जो हम कैलकुलेट करेंगे वो हम कब करेंगे नेक्स्ट ईयर। तो अगर मेरा करंट ईयर 2024-25 है तो इसका नेक्स्ट ईयर बच्चों क्या होगा 25-26। तो इन दिस ईयर हम लोग क्या करेंगे टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेशन करेंगे और क्या करेंगे इनकम टैक्स फाइल करेंगे। तो इस ईयर को हम क्या कहते हैं असेसमेंट ईयर कहते हैं, विच मीन्स द ईयर इन विच इनकम टैक्स इज पेड और इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग इज डन एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 9। क्लियर बच्चों, एक होता है फाइनेंशियल ईयर जिसको हम क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर भी कहते हैं, और एक क्या होता है हमारा असेसमेंट ईयर कहते हैं। ठीक है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 को। तो अगर मेरा करंट ईयर 2024-25 है तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा मेरा 2025-26, तो उस ईयर हम क्या करेंगे इनकम टैक्स फाइल करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे असेसमेंट ईयर कहेंगे। ठीक है बच्चों, अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट
सेक्शन कहो या कॉन्सेप्ट कहो, ये पूरे टैक्स का बेसिक है, ठीक है। और नाम क्या बच्चों इसका? पर्सन। सेक्शन 2 सब सेक्शन 31। अब बोलोगे सर ये पर्सन क्या होगा, या वर्ड का मीनिंग क्या होगा? अब बोलोगे सर द वर्ड पर्सन मीन्स हम, राहुल सर, ठीक है, आकाश, मिताली, सुरभि, अंजलि, श्वेता, ये लोग ही होंगे ना बच्चा ना, इसको हम पर्सन नहीं कहते हैं। तो जब भी आप पर्सन का वर्ड सुनोगे तो एज पर द टैक्स लॉ इसका डेफिनेशन और इसका मीनिंग अलग होता है। तो एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 द पर्सन डिफाइन अंडर इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है कि पर्सन के कैटेगरी में कौन कौन आते हैं? पहला इंडिविजुअल, सेकेंड एचयूएफ, थर्ड फर्म, फोर्थ कंपनी, फिफ्थ एओपी या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, सिक्स लोकल अथॉरिटी एंड सेवन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो बच्चों याद रखना, जब जब पर्सन का वर्ड सुनोगे एज पर इनकम टैक्स लॉ आपके दिमाग में ये 7 लोग आने चाहिए। 7 मतलब MS धोनी ना बाबा ना, वो अलग है, ये इनकम टैक्स है, ठीक है। तो जब भी द वर्ड सुनोगे पर्सन एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 31, याद रखना सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 क्या इंडिकेट करता है? द वर्ड पर्सन, मतलब पर्सन के डेफिनेशन में कौन कौन आते हैं एज पर इनकम टैक्स लॉ। तो कितने लोग आते हैं? 7 लोग। पहला इंडिविजुअल, सेकेंड HUF दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, थर्ड आपके क्या आते हैं बच्चों? फर्म, फोर्थ कंपनी, फिफ्थ AOP दैट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन या BOI दैट इज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, फिर आपके आते हैं लोकल अथॉरिटी और लास्ट में आपके आते हैं आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो यहाँ पे भी आपके बहुत सारे MCQ क्वेश्चन रेडी हो गए हैं सेक्शन वाइज और क्लासिफिकेशन वाइज, ठीक है। अब सर चलो ये हम तो समझ गए इसका मीनिंग क्या है, इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम में, ये भी हमको डिस्कस करना है, ठीक है बच्चों। सो अगेन रिपीटिंग, हमने बच्चों क्या स्टार्ट किया है? पर्सन, सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 कितने लोग आते हैं पर्सन के डेफिनेशन में? 7। पहला इंडिविजुअल, सेकेंड HUF, थर्ड फर्म, फोर्थ कंपनी, फिफ्थ AOP या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, 6 लोकल अथॉरिटी एंड 7 आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 उसको समझेंगे इसका मीनिंग क्या होता है। पहले बच्चों क्या लिखा है? इंडिविजुअल, जैसे कि मैं राहुल सर या मिताली या सुरभि, आकाश, अंजलि, श्वेता, ठीक है, चिराग, ये सब किस में आते हैं? इंडिविजुअल में आते हैं, ठीक है। लिखो, लिखा भी है, द वर्ड इंडिविजुअल मीन्स अ नेचुरल पर्सन। कौन सा पर्सन बच्चों? नेचुरल पर्सन। याद रखना इसमें भी एक अलग तरीका होगा जब आप अकाउंट्स पढ़ोगे, अकाउंट्स में पढ़ा होगा, जो भी बच्चे 11th में कॉमर्स लेते हैं उनको पहला सब्जेक्ट होता है BK बुक कीपिंग, ठीक है। तो बुक कीपिंग के टॉपिक नंबर 1 में अराउंड 4th या 5th पेज जो लेफ्ट हैंड साइड में वहां पे एक चार्ट बना गया है, ठीक है, वो ध्यान से पढ़ना, उसमें लिखा गया है नेचुरल पर्सन क्या होता है और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन क्या होता है। कौन से रूल के लिए? पर्सनल अकाउंट के लिए, जिसका रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये BK हो गया, पर उसका कॉन्सेप्ट भी टैक्स में थोड़ा बहुत आता ही आता है, ठीक है। सो याद रखना, अगर तुमको ऐसा क्वेश्चन आता है कि 1 मार्क के लिए कि राहुल सर फॉल्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ पर्सन, तो इसका आंसर क्या होगा? इंडिविजुअल, बिकॉज हम लोग कौन है? नेचुरल पर्सन। तो इंडिविजुअल में कौन से लोग आते हैं? पर्सन, बट कौन से पर्सन? नेचुरल, जो जीवित है बेसिकली, ठीक है। अब बोलोगे सर
भूत आता है क्या? ना बाबा ना, भूत एलियंस ये सब नहीं आते। मैंने क्या वर्ड बोला? नेचुरल पर्सन आते हैं, ठीक है। सेकेंड बच्चों क्या लिखा है? HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसका कोई फैमिली बिजनेस है, वो हम कौन से कैटेगरी में आते हैं? HUF के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। थर्ड बच्चों क्या लिखा है? कंपनी, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 17। कंपनी में बच्चों बहुत आती है, पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन, इंडियन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी। तो जितने भी नाम कंपनी वर्ड यूज होता है उसे हम उसे कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, कंपनी के कैटेगरी में। एग्जांपल रिलायंस कंपनी कौन से कैटेगरी में आएगा? कंपनी के सेक्शन में, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है विजनरी प्राइवेट लिमिटेड कौन से कैटेगरी में आएगा? कंपनी के कैटेगरी में आएगा। इस तरीके से जिसके नाम के आगे प्राइवेट वर्ड हो गया यूज, या पब्लिक वर्ड आ गया, या ओपीसी कुछ आया, या कुछ लिमिटेड वर्ड आ गया, वो सब कौन से कैटेगरी में आएंगे? कंपनी के कैटेगरी में आएंगे, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 में, ठीक है बच्चों। अब हम बात करेंगे फर्म को लेके। देखो पहले हमने किस पे डिस्कस किया है? इंडिविजुअल, जहां पे कौन से पर्सन होते हैं? नेचुरल। एग्जाम्पल अगेन रिपीट कर रहा हूं, राहुल सर, मिताली, सुरभि, आकाश, अंजलि, श्वेता, रिचा, वर्षा, चंदा, ये सब कौन से कैटेगरी में आते हैं? इंडिविजुअल के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। दैट इज नेचुरल पर्सन, बिकॉज जितने भी मैंने नाम बोले हैं ना, सब इंसान है, भूत कोई नहीं है, ठीक है। और फिर हमने क्या डिस्कस किया था? HUF, दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जहां पे फैमिली बिजनेस होता है। थर्ड क्या था हमारा? कंपनी। कंपनी में पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट है, फॉरेन है, गवर्नमेंट है, डोमेस्टिक कंपनी है, इंडियन कंपनी। तो जिसके नाम के आगे द वर्ड क्या आ गया? पब्लिक आ गया, या प्राइवेट लिमिटेड आ गया, पब्लिक लिमिटेड आ गया, तो वो कौन से कैटेगरी में आते हैं? कंपनी के कैटेगरी में, सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 में, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट बच्चों क्या है हमारा? फर्म। फर्म मतलब क्या? पार्टनरशिप फर्म, या LLP मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो अगर आपका कोई पार्टनरशिप फर्म होगा, अगर मेरे को उसको पर्सन के कैटेगरी में क्लासिफाई करना है, तो वो कौन से कैटेगरी में आएगा? पर्सन के फर्म में, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे बच्चों क्या है? AOP या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। सर दोनों एक ही होता है क्या? गलत। AOP अलग होता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल अलग होता है। AOP का फुल फॉर्म बच्चों क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मतलब कोई संगठन जिन लोगों ने मिलके काम किया है। और एसोसिएशन ऑफ पर्सन में कोई भी मेंबर बन सकता है, कंपनी भी मेंबर बन सकता है, ठीक है। लेकिन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में इंसान ही होंगे, ओनली इंडिविजुअल ही रहेंगे, उसमें कोई कंपनी पार्टनरशिप हम इंक्लूड नहीं होते। इसलिए इन दोनों के बीच में बहुत ही वाइडर डिफरेंस है, ठीक है। अगर कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, कोई संगठन है जिसमें इंडिविजुअल भी है, जैसे राहुल सर भी है और रिलायंस कंपनी भी है, दोनों हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहते हैं, ठीक है। BO क्या होता है? जिसमें सिर्फ राहुल सर हैं, संजय सर हैं, सुनील सर हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कहते हैं, ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट बच्चों आपका क्या है तुम्हारा? लोकल अथॉरिटी, जैसे कि ग्राम पंचायत, ठीक है। ये सब कौन से कैटेगरी में आते हैं? लोकल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है बच्चों। या तुम्हारा कोई म्युनिसिपल कमेटी, अगर इनको मेरे को क्लासिफाई करना है पर्सन के कैटेगरी में, तो कौन में आएंगे? लोकल अथॉरिटी में आएंगे, सेक्शन 3 सबसेक्शन 31 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और लास्ट में बच्चों क्या है हमारा? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, दैट इज ये मतलब वो नाम जो एज पर लॉ बना है। एग्जाम्पल आपका कोई मुंबई यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, ठीक है, या ऐसा कोई नाम जो एज पर लॉ बना है, जो नेचुरल पर्सन नहीं है, उसे हम किस में क्लासिफाई करेंगे? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ठीक है बच्चों। तो अगेन हमने क्या कॉन्सेप्ट आज कवर किया? पर्सन का सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 क्या कहता है? पर्सन में 7 लोग आते हैं। पहला इंडिविजुअल, एग्जाम्पल राहुल सर। सेकेंड HUF, दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? राहुल सर, सन, वाइफ एंड डॉटर, जहां पे फैमिली आते हैं, हम क्या कहते हैं? बेसिकली हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बिजनेस। थर्ड हमारा क्या है? कंपनी,
कंपनी में इट कैन कम पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन, इंडियन, डोमेस्टिक, ये सब। पर जिसके नाम के आगे वर्ड क्या आ गया, लिमिटेड आ गया, पब्लिक आ गया, वो सब कौन से कैटेगरी में आएंगे, कंपनी के डेफिनेशन में आएंगे। वो तुम्हारा क्या है, फर्म। फर्म में क्या क्या आता है, पार्टनरशिप फर्म होगा या एलएलपी भी होगा, तो कौन से कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे, पर्सन के फर्म में। फिर आपका क्या बच्चे तुम्हारा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन में इंडिविजुअल भी होते हैं, कंपनी भी होती है, लेकिन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में सिर्फ इंडिविजुअल लोग ही होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट तुम्हारा क्या था, लोकल अथॉरिटी, जैसे कि तुम्हारा म्युनिसिपल कोई कमेटी है या कोई ग्राम पंचायत के लोग हैं, वो सब कौन से कैटेगरी में आएंगे, पर्सन के लोकल अथॉरिटी के कैटेगरी में आएंगे। और लास्ट में क्या आपका बच्चों, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, मतलब वो नाम जो नेचुरल नहीं है। एग्जाम्पल, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, जो एज पर लॉ के हिसाब से बने हैं, ठीक है बच्चों। तो ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है टैक्स में, हर एक लेवल में ये एग्जाम में एमसीक्यू के तौर पे आता ही आता है, ठीक है। अब हम इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको हम समझेंगे कि ये क्वेश्चन आते कैसे और इसको हमको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है बच्चों। सो आप यहाँ पे देख सकते हो इलस्ट्रेशन 1 यहाँ पे लिखा है बेसिकली। इलस्ट्रेशन 1 क्या लिखा है बच्चों यहाँ पे, डिटरमाइन द स्टेटस, मतलब आपको यहाँ पे केस दिए गए, आपको इनका स्टेटस डिटरमाइन करना है कि कौन से कैटेगरी में आएंगे पर्सन के सेक्शन में। और सेक्शन क्या कहते हैं, सेक्शन 2 सब सेक्शन 31। तो एग्जाम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एमसीक्यू के तौर पे आता है, फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे कैसे भी आएगा। पर कैसे आएगा, आपको पूछेगा कि ये पर्सन कौन से कैटेगरी में आता है, तो आपको बस उसका आंसर बताना है, ठीक है। सॉल्व करते हैं एक बार, जैसे कि यहाँ पे एक दो मैंने क्वेश्चन दिए, एक सॉल्व और एक अनसॉल्व। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मतलब कौन सा कैटेगरी में आएगा, लोकल कैटेगरी। जैसे मैंने कहा था, कोई भी ऐसा संगठन या कोई भी ऐसा अथॉरिटी जो ग्राम पंचायत के लेवल पे है या म्युनिसिपैलिटी लेवल पे है, वो सब कौन से कैटेगरी में आते हैं, पर्सन के लोकल अथॉरिटी। सेकंड क्या है तुम्हारा, कॉर्पोरेशन बैंक लिमिटेड। कॉर्पोरेशन बैंक लिमिटेड, और मैंने बच्चों को कहा था पब्लिक लिमिटेड आएगा, प्राइवेट लिमिटेड आएगा, कुछ भी ऐसा आया तो वो कौन से कैटेगरी में आएगा, पर्सन के कंपनी के कैटेगरी में। थर्ड है अमिताभ बच्चन, सिंपल सी बात है, नाम है, और अमिताभ बच्चन जिंदा इंसान है, दैट इज नेचुरल पर्सन। तो अगर नेचुरल पर्सन है तो वो कौन से कैटेगरी में आएगा, इंडिविजुअल। नेक्स्ट, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, नाम क्या आ गया, क्या आ गया, लिमिटेड आया, मतलब कंपनी। नेक्स्ट, अ जॉइंट फैमिली, देखो क्वेश्चन में ही आंसर है, अ जॉइंट फैमिली ऑफ श्री राम, मिसेस राम एंड देयर सन लव एंड कुश। तो बेसिकली किस में आएंगे, ये HUF में आ गए, दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। नेक्स्ट, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, मतलब वो नाम जो नेचुरल नहीं है, जो एज पर लॉ बना है, वो कौन से कैटेगरी में आएगा, पर्सन के आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। नेक्स्ट बच्चों क्या लिखा है, X and Y। X and Y, X मतलब वो वाली X नहीं रे बाबा, X मतलब एक किसी का नाम X है, ठीक है। सो X and Y who are the legal higher of Z। तो देखो यहाँ पे X कौन है, इंसान है, Y कौन है, इंसान है, इंसान, और Z भी कौन है, एक इंसान है। तो जहां पे इंसानों का संगठन आया उस हम क्या कहते हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। देखो आ गया BOY। अगर यहाँ पे क्या होता है X and Y एंड कोई कंपनी का नाम आता तो ये क्या बन जाता, AOP, दैट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस। देखो बिजनेस तो है बट आगे क्या लिखा है, सोल लिखा है, ठीक है। अगर आपको 11th में अगर आपने OCM पढ़ा होगा ईमानदारी से, तो OCM का जो सेकेंड टॉपिक था सोल ट्रेडिंग कंसर्न, उसका सोल का मीनिंग क्या था, वन,
है ना। और यहाँ पे सिंगल मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल इंडिविजुअल। और लास्ट में बच्चों क्या लिखा है तुम्हारा, पार्टनरशिप बिजनेस। और फर्म में दो ही टाइप के कैटेगरी है, एक तो पार्टनरशिप और एक एलएलपी। हो गया आंसर इसका फर्म। तो इस तरीके से अपने को पर्सन के जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे आते हैं, जहां पे अपने को क्वेश्चन दिए रहेंगे, अपने को उनको उनके कैटेगरी में क्लासिफाई करना है कि पर्सन के कैटेगरी में कौन से आएंगे वो लोग। ठीक है बच्चों। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी हम सॉल्व करके देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बच्चों, इसका आंसर क्या होगा बताओ। ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो कोलकाता का है वो पर्सन के कौन से कैटेगरी में आएगा, बताओ फटाफट। क्या ये इंडिविजुअल है, नहीं। क्या ये एचयूएफ है, नहीं। क्या ये कंपनी है, ना बाबा ना। क्या ये फर्म है, नहीं। क्या ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, क्या, ये भी नहीं है। क्या ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, क्या, नहीं। तो क्या बचा, लोकल अथॉरिटी। मतलब कोई भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या कोई भी ग्राम पंचायत, अगर तुमको वर्ड दिखा वो कौन से कैटेगरी में आते हैं, पर्सन के कौन से, लोकल अथॉरिटी में। तो यहाँ पे हम लिखते हैं LA, दैट इज लोकल अथॉरिटी। सेकेंड, ICICI लिमिटेड वर्ड आया, और मैंने पहले भी कहा था अगर नाम के आगे क्या आ गया, लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, तो वो कौन से कैटेगरी में आते हैं, पर्सन के, कंपनी। यहां पे लिखो कंपनी। नेक्स्ट, मिस्टर वी मुंद्रा। सिंपल सी बात है, पर्सन है, और कौन सा पर्सन है बच्चों, ये नेचुरल। अगर नेचुरल पर्सन है तो कौन सा कैटेगरी, इंडिविजुअल। यहां पे लिखो। नेक्स्ट, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। देखो नाम के आगे क्या आ गया, लिमिटेड, तो कौन सा कैटेगरी, कंपनी। नेक्स्ट, अ जॉइंट फैमिली। देखो क्वेश्चन में ही आंसर है, ये कौन से कैटेगरी में आएगा, HUF। नेक्स्ट, वेस्ट बंगाल काउंसिल फॉर हायर सेकेंडरी एजुकेशन। नाम है, क्या ये नेचुरल है, क्या, नहीं। तो किस में आएगा ये फिर, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, दैट इज AJP। आपको फुल फॉर्म ही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, X एंड Y हु आर लीगल हेयर ऑफ Z। देखो X कौन है, इंसान है। Y कौन है, इंसान है। Z भी कौन है, इंसान है। तो अगर इंसानों का अगर संगठन है तो वो कौन से कैटेगरी में आते हैं, पर्सन के, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अगर X Y और कोई कंपनी होता है या कोई पार्टनरशिप फर्म होता है तो वो क्या होता, AOP, दैट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बट ये वाले क्वेश्चन में तीनों कौन है, इंसान है, तो किस में आएंगे, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट, सोल प्रोप्राइटरशिप, अगेन सिंपल क्वेश्चन था, इंडिविजुअल। एंड लास्ट में क्या लिखा है, पार्टनरशिप बिजनेस। अगेन क्वेश्चन में ही आंसर था, दैट इज फर्म। क्लियर बच्चों। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट, किसको लेके, पर्सन को लेके, दैट इज सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। तो आपको बस क्या करना है, पर्सन के सेक्शन को पढ़ना है, और पर्सन का जब भी वर्ड सुनोगे तो एज पर इनकम टैक्स लॉ कितने लोग आएंगे, 7 लोग। पहला इंडिविजुअल, दैट इज नेचुरल ह्यूमन बींग। सेकेंड HUF, दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। थर्ड आपका क्या आता है, फर्म। फर्म में क्या क्या आता है, पार्टनरशिप फर्म या LLP, दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप।
फोर्थ में क्या आता है आपका कंपनी। कंपनी में जैसे कोई पब्लिक हो गया, प्राइवेट हो गया, फॉरेन हो गया, गवर्नमेंट हो गया या इंडियन कंपनी। फिर आपका क्या आता है लोकल अथॉरिटी, दैट इज आपका कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या कोई ग्राम पंचायत, ऐसे लोग। उसके बाद आपका क्या आता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या एसोसिएशन ऑफ पर्सन, तो जहां पे इंडिविजुअल लोग भी हैं और कंपनी भी है या पार्टनरशिप फर्म है, तो इसको हम क्या कहते हैं एओपी। जहां पे सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही है, सिर्फ इंडिविजुअल लोग ही है, उसे हम क्या कहते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, अगेन एग्जांपल रिपीट करना, याद रखना एओपी में राहुल सर, संजय सर, सुनील सर और रिलायंस कंपनी आया या कोई पार्टनरशिप फर्म आया, इसे हम क्या कहते हैं एओपी, दैट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ठीक है, बीओआई क्या है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, जिसमें राहुल सर, रवीना, ठीक है, रिचा, चंदा, वर्षा, आकाश, मिताली, सुरभि, अंजलि, श्वेता, इन लोग आ गए तो किस में आएंगे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में आ गए। उसके बाद क्या था हमारा आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, मतलब वो नाम जो एज पर लॉ बना है, ठीक है, जो नेचुरल नाम नहीं है, इसे हम क्या कहते हैं आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। क्लियर बच्चों?